नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य पर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली। ये यात्रा मसूरी के टिहरी बस स्टैंड से माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी सहित विभिन्न संगठनों और विद्यालयों के छात्र छात्राओं, साथ ही स्थानीय लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। पहलगाम के अंदर हमारे निहत्थे टूरिस्ट के ऊपर पाकिस्तान ने कायराना हमला किया था। कई बहनों का सिंदूर उसमें उड़ा था। उसका बदला लेने के लिए भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर, जिसको मोदी जी ने नाम दिया, कार्रवाई की। 100 आतंकवादी मारे गए, 50 से अधिक पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, 9 एयरबेसों को तबाह कर दिया, 20 चौकियां उनकी तबाह कर दी। अगर 2 दिन युद्ध होता तो पाकिस्तान समाप्त हो जाता। जब पाकिस्तान को हार सामने दिखाई दे रही थी तो उसने, वहाँ की डीजीपी ने भारत के डीजीपी से बात की और 3 घंटे की वार्ता के बाद भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ। ये इतिहास गवाह है, जब जब आमने सामने की लड़ाई है पाकिस्तान को हार देखनी पड़ी है। 1971 में विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर 95,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और युद्ध चलता तो ये स्थिति फिर होने वाली थी। मैं भारत की सेना को सलाम करते हैं और आज पूरे देश के अंदर सेना की इस वीरता के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आम जनता के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और आज मसूरी के अंदर जो स्फूर्त हजारों की संख्या में लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, इस बात का प्रतीक है कि भारत का एक एक नागरिक सेना के साथ में खड़ा है। देखिए, विपक्ष ने हमेशा ओछी राजनीति की है। यही पक्ष के लोग हैं जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट पर हमला हुआ था, उसके सबूत मांग रहे थे। और आज भी हमारे बस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं तो इनको रूस पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हमारे भारत सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देश अनुसार जो हमारी वायुसेना, थल सेना, जल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का क्रियान्वयन किया है, उनके हमारे जवानों के शौर्य और जो बलिदान हुआ है वहाँ पे, उसके सम्मान में हमने तिरंगा यात्रा निकाली। आप देख सकते हैं हुजूम है यहाँ पे, अनेक प्रांतों के लोग आए हैं, अनेक व्यापारी लोग आए हैं, यहाँ पे हमारे स्कूल के शिक्षक लोग आए हैं और बहुत सारे मसूरी की आम जनता है। तो हम धन्यवाद करते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जो हमारी सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज हम सिक्योर अपने घर में सो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेनाओं के वजह से। पाकिस्तान को बता के हमला करते तो इतने अटैक्स थोड़ी होते। अटैक्स हुए हैं, उनके आर्मी बेस टूटे, इतने लश्कर तैयबा के लोग जिनकी वहाँ पे मौत हुई है, जो हमारे वायुसेना ने हम बॉम्ब गिराए थे। तो इसका मतलब हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। जो विपक्षी लोग बोलते तो क्या सिर्फ भाजपा का कॉपीराइट है? हम कर रहे हैं ना सम्मान, आप भी करिए, आप भी आगे आइए। सिर्फ आप मीडिया के सामने बयान देंगे और आर्मी का मोरल डाउन करेंगे, जनता का मोरल डाउन करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को आगे करके जिस तरह से भारत के लोगों पर हमला किया वो अत्यंत शर्मनाक था। और मोदी जी ने अपने रणनीतिकारियों के साथ बैठ करके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सेना के जो जनरल, तीनों सेनाओं के, उनके साथ बैठ करके जो रणनीति बनाई, तो आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के साथ पाकिस्तान के पूरे रक्षा तंत्र को भी नेस्त नाबूद करने का काम किया, एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म करने का काम किया और ये बता दिया पूरी दुनिया को कि भारत की तरफ जो आँख उठाकर देखेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आज सैनिकों के इस बहादुरी के लिए पूरा देश उनके सामने नमन है। श्रद्धा पूर्वक उनका जो है कि सम्मान करने के लिए, उनका आभार करने के लिए, उनके शौर्य का अभिनंदन करने के लिए सड़कों पर है, तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। अपनी गलती को स्वीकार किया, माफ़ी मांगी और जो ऐसा करेगा भारतीय जनता पार्टी उसका संज्ञान लेकर के उस पर उचित कार्रवाई कर सफल है। दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के साथ उसका जो
सैन्य प्रणाली है उसको ध्वस्त करने के साथ भारत ने जो अपने को मोदी जी के राज में सैन्य बल के रूप में जो नई नई शक्तियाँ नई नई चीज़ें सेना बल के साथ जोड़ी उनको प्रमाणित करने का काम भी किया। ये जो पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की हत्या की गई ये उसका एक छोटा सा जवाब है और ये इस बात का भी प्रतीक है जब जब देश में किसी भी तरीके की विपत्ति आएगी तो हमारा जो पूरा हिंदुस्तान है, खासतौर से हमारा जो मसूरी शहर है, भले ही हम राजनीतिक रूप से अलग अलग मंचों पे अलग अलग बात करते हो, हमारे अलग अलग संस्थाएं हो, लेकिन जब जब देश हित की बात होती है हम राष्ट्रीय तिरंगे के नीचे पूरा मसूरी एकजुट होकर के एकजुट रह करके हम जो हमारे जो दुश्मन है उनको हम जवाब देने की पूरी ताकत रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए 24 घंटे काम करते हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरीके का हमारा जो सिंदूर ऑपरेशन रहा है वो बहुत ही सफल रहा है और पाकिस्तान को जो अपने सह में जो आतंकवादियों को जो शह दे रहे हैं उनको तगड़ा जवाब मिला है। और इतिहास उठा के हम लोग अगर देख लें, चाहे वो 71 की लड़ाई रही हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध रहा हो, जब जब उन्होंने भारत की तरफ आंख उठा के देखा है भारत ने उसको पस्त किया है। अब हमें उम्मीद है कि अब पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, इस तरीके से निर्दोष लोगों को मौत के घाट नहीं उतारेगा। ये आज एक छोटी सी श्रद्धांजलि थी उन लोगों के लिए जिनको निर्दोष मारा गया है, जिनका सिंदूर उजड़ा है, उन बहनों के लिए भी ये सलाम है। हमारी सेना ने पिछले दिनों पाकिस्तान के घर में घुसकर जो आतंकवादी ठिकाने थे, जो उनकी सरकार के संरक्षण में चल रहे थे, उनको नुकसान पहुंचाया, कोई सिविलियन कैजुअल्टी ना करते हुए आतंकवादियों को मार गिराया। आज एक संदेश के रूप में, एक मैसेज के रूप में पूरे भारत में इस तरीके की तिरंगा यात्राएं होने आप देखेंगे हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ मौजूद है। कोई दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई समूह नहीं है, कोई संगठन नहीं है, सिर्फ भारत माता की जय का नारा है, हमारा तिरंगा झंडा है जिसके नीचे हम सब खड़े हैं। और मसूरी में आज ये ऐतिहासिक यात्रा हुई है। मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हमारे उत्तराखंड की सबसे भव्य सबसे बृहद यात्रा हमारे इस मसूरी में हुई है और आम जन, हर कोई व्यक्ति, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़ी संख्या में आज यहाँ सम्मिलित हैं। नैनीताल जिले के रामनगर में ई रिक्शा में शव ले जाने के मामले में राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जांच के आदेश दिए। स्वास्थ्य सचिव ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। कमेटी 30 मई तक जांच रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में आयुर्वेदिक केंद्र की जर्जर हालत सामने आई है। जी हां, आयुर्वेदिक केंद्र की बिल्डिंग की हालत ऐसी बनी हुई है कि मानो कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, लेकिन अधिकारियों को कोई सुध नहीं है। हालत इतनी खराब है कि मरीज तक अस्पताल जाने से कतरा रही हैं और अगर उन्हें कोई दवाई लेनी भी है तो अस्पताल के खिड़की से वो दवाई ले रही हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आज हमारी मौजूदगी हस्तिनापुर क्षेत्र में है, जहां पर आपको बता दें हमारे सामने नगर पंचायत का ऑफिस है। जस्ट आपको सामने दिखाते, जैसे कैमरामैन एक बार कैमरा को दिखाएंगे, नगर पंचायत का ऑफिस पर ऐसे दिखाएंगे। ये देखिए सामने नगर पंचायत का ऑफिस है और इसके जस्ट सामने ही आयुर्वेदिक केंद्र का अस्पताल है, आयुर्वेदिक केंद्र चिकित्सालय हस्तिनापुर है, जिसकी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। इतनी जर्जर अवस्था में कि यहाँ पर मरीज भी दवाई लेने के लिए आते हैं तो उन्हें भी बहुत खतरा बना होता है। जैसे कि आपको दिखाते, बिल्डिंग अंदर से दिखाएंगे, बिल्कुल ध्वस्त अवस्था में है। आइए कैमरामैन जरा अंदर आइए, दिखाएंगे। यहाँ पर आते हैं लेकिन उनको भी भय रहता है, कभी भी कोई हादसों को दावत दी जा सकती है। एक बार अंदर आएंगे, जरा अंदर आएंगे, दिखाएंगे। यहाँ पर ये हालत है, यहाँ पर आपको बता दें ये हालत है। कैमरामैन जरा छत को दिखाएंगे क्या हालत है। पूरी बिल्डिंग ध्वस्त अवस्था में है और कभी भी यहाँ हादसों को दावत दिया जा सकता है। आयुर्वेदिक विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। यहाँ पर इस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए कोई पैसा यहाँ नहीं किया गया है। एक बार अंदर आकर दिखाएंगे, कैमरा अंदर आए जरा। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था देखिए, बिल्डिंग की बिल्डिंग पूरी ध्वस्त अवस्था में है और कभी भी बड़े हादसों को दावत दी जा सकती है, जिसके कारण यहाँ पर मरीज जो आते हैं तो यहाँ पर बहुत डरते हैं और दवाइयाँ लेने के लिए बाहर ही खड़े रहते हैं। अंदर आकर यहाँ आराम नहीं कर सकते क्योंकि खतरा बना रहता है। ये वो पलंग है जहाँ पर मरीज को आराम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आराम करने की व्यवस्था नहीं है, कभी भी खतरा हो सकता है।
ये हालत देखिए, ये क्या हालत है पूरी। यहाँ पर कोई मरीज नहीं आराम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है। इस बिल्डिंग की जर्जर अवस्था हो चुकी है, लेकिन आयुर्वेदिक केंद्र के जो बड़े अधिकारी हैं, विभाग अधिकारी हैं, वो कुंभकर्ण के लिए सोए हुए हैं। उन्हें इतनी लापरवाही है कि यहाँ जनता के उपचार के लिए कोई ध्यान नहीं है। आइए, इस समय हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या पूरा मामला है इस बिल्डिंग के बारे में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर केतन मंगवाल है। जी डॉक्टर साहब, आप यहाँ कब से नियुक्त हैं इस आयुर्वेदिक अस्पताल में? यहाँ मैं पिछले साल मार्च 6 को आया था, तब से मेरी नियुक्ति है इसमें। तो सर, ये यहाँ पर जो जर्जर अवस्था है, इसका क्या कारण है? क्या बताएंगे, जर्जर अवस्था कैसे है यहाँ पर बिल्डिंग की? एक्चुअली ये बिल्डिंग हमारी तो है नहीं, हमारे विभाग की नहीं है, मलेरिया विभाग की है, तो इसके लिए फंड भी इशू नहीं हो पाता है कुछ जी। और बाकी यहाँ एसडीएम मवाना जी की तरफ से भी लेटर एक हमारे पास था, आया था, जो मैडम ने हमें फॉरवर्ड करा था जी। और हमने एक लेटर नगर निगम में भी या नगर पंचायत में भी दे रखा है जी, जिसमें हमें एक जमीन आवंटन के लिए बोला गया कि मिल जाए, अगर हमें जमीन मिल जाए तो फिर बिल्डिंग उस पे विभाग कंस्ट्रक्ट करके तो इसको शिफ्ट कर देगा। आपके द्वारा इसकी कुछ सूचना विभाग के अधिकारियों को दी गई कि जर्जर अवस्था है इसमें? हाँ जी, बहुत बार दी गई है, यही डीएम सर के भी संज्ञान में है जी। एसडीएम मवाना जो थे। कितने लोग यहाँ पर दवाइयाँ लेने आते हैं ऐसी अवस्था में? यहाँ पे लगभग एक एवरेज रख लो तो 40 से 50, 30, 35, 40, 50, 60 है। जैसे कि मेरा मानना है कि अंदर जो बेड की व्यवस्था है, उसमें मरीज को लेटाकर आराम नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवस्था जो बिल्डिंग की अवस्था है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। बिल्डिंग थोड़ी उस स्थिति में तो है कि वर्किंग डिफिकल्ट है और इसके लिए विभाग के स्तर पे भी और हम भी प्रयास तो कर ही रहे हैं। अब देखिए कब उसका हो पाता है। आप इसमें क्या 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 चाहेंगे, क्या होना चाहिए इस बिल्डिंग का? देखिए, इस बिल्डिंग को रेनोवेट तो नहीं किया जा सकता जैसी इसकी स्थिति है जी। तो इसका सोल्यूशन यही है, जो कि डीएम सर के तरफ से भी था और डीओ मैडम की तरफ से भी था, कि ये स्थानांतरण हो जाए, या तो नियर बाय जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है यहाँ पे हो जाए, नगर पंचायत किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में से एलोकेट कर दिया जाए, ताकि सबकी सेफ्टी भी हो सके और अच्छे से जो चिकित्सा का कार्य हो अच्छे तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं आपको कहना चाहूंगा, नगर पंचायत का ऑफिस आपके बिल्कुल एकदम जस्ट सामने है। हाँ जी। और यहाँ पर आपकी बिल्डिंग के सामने भी सफाई नहीं होती है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो बोलते हैं कि सफाई कर दी जाए, हालांकि एरिया बहुत वास्ट है सफाई करने के लिए, तो कभी बीच में हफ्ते में नहीं, मुख्य मार्ग निकला हुआ, अधिकारी लोग यहाँ से निकलते हैं, नगर पंचायत में भी अधिकारी लोग पहुंचते हैं, क्या उनको ये नहीं चमकता कि सामने आयुर्वेदिक केंद्र है और इतनी गंदगी फैली हुई है, यहाँ सफाई नहीं होती है? कैसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल सफाई तो देखिए होनी चाहिए। सफाई अगर हॉस्पिटल के सामने सफाई नहीं होती तो फिर हम एक हाइजीन का कैसे वो कर सकते हैं ना। हॉस्पिटल तो एकदम क्लीन होना चाहिए, अंदर की तो हम सफाई कर पाते हैं, बट इतने बड़े एरिया के लिए तो कोई चाहिए कि सफाई, जैसे रोड के साइड में आप बोल रहे हो और इसके सामने ही है, सफाई तो होनी चाहिए। ठीक, तो जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े थे और इन्होंने बताया कि ये जो बिल्डिंग है वो मलेरिया विभाग की बिल्डिंग है और यहाँ का इस बिल्डिंग को बनाने का इन्होंने प्रस्ताव पहले भी दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ जगह चिन्हित न होने के कारण बिल्डिंग नहीं बन पाई है। लेकिन आपको बता दें, ये बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। हस्तिनापुर में आयुर्वेदिक केंद्र अस्पताल बहुत पुराना अस्पताल है और उसके पश्चात यहाँ पर दवाइयाँ लोग लेना आते हैं, लेकिन इस हालत को देखते हुए लोग यहाँ पर बहुत कम मात्रा में दवाई लेने पहुंचते हैं। आपको बता दें, बस केवल एकमात्र ये खिड़की का जरिया है जहाँ पर आयुर्वेदिक केंद्र पर लोग दवाइयाँ लेने आते हैं और अंदर बैठने की व्यवस्था नहीं है, अंदर लेटने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हालत बिल्कुल खराब है। देखें, आपको दिखा दें, यहाँ से कैमरामैन एक बार दिखाएंगे, हालत बिल्कुल खराब है, कभी भी ये बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती है। अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा। कैमरामैन देव के साथ कुलदीप भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से, जहां कौशल्या फाउंडेशन कंपनी में पैसा निवेश करने के नाम पर 7 लाख रुपए की ठगी करने वाले इनामी अभियुक्त को पुलिस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कंपनी के हेज फंड में निवेश कर उच्च ब्याज दर का लालच देकर पीड़ित को ठगा गया था। LUCC कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल पुलिस की टीम्स के द्वारा एक अन्य अभियुक्त को लखनऊ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व हमारे टीम्स के द्वारा कुल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये 11वां अभियुक्त है जिसकी गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा की गई है। ये अभियुक्त कंपनी में साइनिंग अथॉरिटी के रूप में कार्यरत था और इस अभियुक्त के द्वारा पूर्व में कंपनी के अकाउंट्स के द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में रुपयों का ट्रांजैक्शन करवाया गया है। इंटेरोगेशन में ये पाया गया है कि ये व्यक्ति कंपनी के
इन सभी अकाउंट्स को मैनेज करता था और इन्वेस्टिगेशन में इन पहलुओं पे जांच की जा रही है कि इन पैसों का ट्रांजैक्शन का क्या ट्रेल है और उसी के आधार पर हमारी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के उपरांत आज पौड़ी गढ़वाल लाया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा में एक बाइक हादसे का शिकार हो गई, जहां हादसे के दौरान एक युवक की मौत हो गई और जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस हादसे के बाद से परिजनों में दुख का माहौल बना हुआ है। फिलहाल अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। लड़का मजदूरी करता था और आज छुट्टी थी, शुक्रवार था। इसके घर पे टीन पड़ी थी, घर में एक टीन का दरवाज़ा लगा था, तो किसी ने इससे ये बोला कि वहाँ दरवाजे मिलते हैं, कहीं बिक रहे हैं पुराने। इस दरवाज़ा लेने के लिए चकरपुर गया था और ये अपने घर का इकलौता वारिस था। ये इसके पिताजी का इंतकाल अब से 4-5 साल पहले हो चुका था। इसकी एक छोटी बहन है 8 साल की और एक माँ है घर में, उनका इकलौता सहारा था। ये मेरा मजदूरी करके अपनी बहन और अपनी माँ का पेट पालता था। तो ये घर से ये क्या गया था कि पुराना गेट लेने जा रहा हूँ लगाने के लिए, ये बोल के गया था गाड़ी से, चकरपुर जा रहा हूँ गेट लेने के लिए। वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया, सुन नहीं पाया, तो ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो चुकी थी। नहीं, एक छोटी बहन है 8 साल की। आपका नाम? असलम अंसारी, सभासद वार्ड नंबर। मोहम्मद सैफ का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने से मृत अवस्था में अस्पताल में लाए गए थे, तो जिसका हमने ECG किया तो वो मर चुका था यहाँ अस्पताल में आने से पहले ही। अभी मैंने उनका पोस्टमार्टम किया है। अंदर बहुत सारी चोट है, उनका जो अंदर का विसरा है वो भी डैमेज हो रखा है। और बस मृत अवस्था में हमारे पास आए थे, हमने पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट पुलिस को दे दिया गया है और जो बॉडी थी वो उनके परिजनों को उनके ओवरहेंड कर दिया गया और है। उसको गंभीर चोटें तो नहीं है, बट हाथ में 2-3 जगह चोटें हैं, वो स्टेबल है, ठीक की है। कन्नौज में छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में पंचायत के दौरान हुए 2 पक्षों के विवाद ने अब तुल पकड़ लिया है, जहां कोतवाली के बाहर कई महिलाओं ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा काटा। दरअसल पीड़ित महिला ने पुलिस प्रशासन पर मारपीट के आरोप लगाए और कहा कि पुलिस को शिकायत पत्र दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद गुस्साई महिलाओं ने कोतवाली के बाहर वोल्टेज ड्रामा किया और राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपका सोनम, कहाँ की रहने वाली हो? क्या मामला है, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? माला 1,20,000 का चुरा थाने में माला आ गया। इंस्पेक्टर ने हमसे कहा तो चिकनी ज्यादा है। कौन इंस्पेक्टर है? जिसके जो अभी नया आया है। अच्छा, जो नया इंस्पेक्टर आज आया है, जिला इंस्पेक्टर हमारे RLD पार्टी से जिला अध्यक्ष हमसे कह रहा इतनी लाठियां बजवाएंगे तुम्हारे ऊपर। हमें वहाँ पे महिला थाने में धकेला, अंदर धकेला, हमारे सीने इंस्पेक्टर ने हाथ चलाया। हमारा माला थाने के अंदर आ गया। तो आप लोगों ने ये जाम क्यों लगा दिया है? इंस्पेक्टर हमें गालियां दे रहा, मरवा रहा है, पुलिस वाले मरवा रहा है। 112 जब सुनवाई नहीं हुई 112 गाली हमने मरवाया अभी भी हमारे ऊपर हाथ चलवाया। क्या इंसाफ, क्या कार्रवाई चाह रही हैं? हमारा माला गया, हमारी लूट हुई, लूट वो हमारा माला चलवा थाने में आ गया। माला पुलिस ने खा लिया, चोरी का चोरी हमारा माला पुलिस इंस्पेक्टर ने खाया है। जो आज तो अभी आया, आधा गंजा और आधे सर पे बाल है। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां एक मैजिक वाहन और टिप्पर में टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैजिक के परखच्चे तक उड़ गए और चालक मैजिक में ही फंसा रह गया। हालांकि JCB मशीन की मदद से घंटों रेस्क्यू के बाद चालक को बाहर निकाला गया। आनन फानन में घायल चालक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान क्रम में आज दिनांक 23 मई 2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 312/25 के मेन अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र रईश यादव, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। जो मॉडस ऑपरेंडी है क्राइम करने का, वही है
कि वह फेसबुक से दलालों के माध्यम से ट्रक मालिकों से संपर्क स्थापित करता था तथा उनके ट्रकों को किराए पर चलवाने के लिए लेके उनसे मार्केट रेट पे ऊंची रकम देने का वादा किया करता था। जब ट्रक मालिक इसे अपना ट्रक दे देते थे तो इन ट्रकों को इसने जिला नागपुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है वह 5-5 लाख रुपए में बेच देता था। कुल 20 ट्रकों को इसने सफीक उर्फ चक्की जो कि निवासी है जिला नागपुर का, इसने उन ट्रकों को बेचा है तथा अभिषेक यादव की एक संपूर्ण क्रिमिनल हिस्ट्री है। इस पर पहले से ही 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां पुलिस ने मोहल्ला गढ़ी में 2 दिन पहले फायरिंग की घटना में वंचित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने अवैध असला और घटना में प्रयुक्त वैगनार कार बरामद की। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूर्व की रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।